Good morning, all of you. Before discussing the Marley-Minto reform, I will discuss the lecture which I have completed yesterday. तो हमने आपको 1833 का चार्टर, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें वायसराय जो भारतीय गवर्नर जनरल के हाथ में संपूर्ण भारत का शासन हस्तांतरित किया गया, इसका अध्ययन करने के पश्चात हम आज आपको जो है मार्ले-मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में बताएंगे। मार्ले-मिंटो रिफॉर्म्स which was done Marle-Minto reforms. उन्नीस सौ का मार्ले-मिंटो रिफॉर्म सुधार क्या था, इसके बारे में आप हमको बताएंगे। तो 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय नियुक्त होकर के आए और उन्होंने भारत में राज सचिव उस समय थे मॉर्ले, और उसमें मॉर्ले भारत के राज सचिव नियुक्त हुए। मॉर्ले एक उदारवादी विचार के व्यक्ति थे और भारत में सुधारवाद के समर्थक थे। मिंटो ने मॉर्ले के साथ मिल करके भारत में सुधारों के प्रति अपना विचार व्यक्त किया। तो इसी सुधार को भारत में मार्ले-मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, जो कि 1909 में किया गया। तो ये अधिनियम आया 1909 में, जिस समय ब्रिटिश महारानी के द्वारा लॉर्ड मिंटो को भारत भेजा गया और यहाँ के राज्य सचिव जो है मॉर्ले को नियुक्त किया गया, क्योंकि मॉर्ले उदारवादी व्यक्ति था, भारत में सुधारों का समर्थक था। इसलिए दोनों ने मिलकर के एक रिफॉर्म्स की तरफ अपना कदम बढ़ाया, जो मार्ले-मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। तो मिंटो मार्ले जो सुधार था, इसमें सर्वप्रथम भारत में उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना की मांग थी। भारतीयों ने सर्वप्रथम भारत में उत्तरदायित्व सरकार की मांग की, लेकिन उत्तरदायित्व सरकार की मांग को इन्होंने केंद्रीय स्तर पर न प्रदान करके राज्य स्तर पर प्रदान किया। मीन्स मिंटो मार्ले सुधार के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल में जो व्यवस्था दी गई थी, केंद्रीय विधानमंडल के अंतर्गत राज्य को स्वायत्ता न प्रदान करके प्रांतीय स्तर पर राज्य को स्वायत्ता प्रदान करने की व्यवस्था की गई। लेकिन भारतीयों की मांग थी कि केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों स्तर पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए।
और विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया। केंद्रीय तथा प्रांतीय 2 तरह के विषय होते थे और केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार था राज्य के विषय पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख जो गड़बड़ी थी वह यह थी 1909 के अधिनियम में इसमें जो है मुसलमानों को खुश करने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई, जिससे कि जो कि आगे चलकर यही देश का विभाजन का कारण बना। और जो मतदान की पद्धति थी हिंदुओं तथा मुसलमानों के लिए भिन्न थी। एक दोषपूर्ण पद्धति अपनाई गई जो कि भारत राष्ट्र के लिए आगे चलकर बहुत घातक सिद्ध हुआ। प्रांतीय विधानमंडल तथा राज्य विधानमंडल 2 तरह के सरकारें थी। इसमें 2 केंद्रीय विधान सभा होती थी तथा जो है विधान परिषद होती थी। तो उसमें जो है 32 इनकी संख्या 16 से बढ़ा करके 60 कर दी। केंद्रीय विधान सभा के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा करके 60 कर दी, जिसमें 32 सदस्य जो थे 32 मेंबर्स जो है ये गैर सरकारी होते थे तथा जो कि निर्वाचित होते थे, इलेक्टेड होते थे तथा शेष सदस्य जो है नामजद किए जाते थे। इसी प्रकार से प्रांतीय परिषद में भी जो है सदस्यों की संख्या विहित की गई, जिसमें से कुछ सदस्य जो है निर्वाचित होते थे, बाकी नामजद होते थे। इस प्रकार से केंद्रीय विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाया जाता था उस पर जो है गवर्नर जनरल को का ही निर्णय उसमें मान्य होता था। सरकार को कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन उस पर उसको न्यायालय में चुनौती का अधिकार नहीं दिया गया था। और वह जो नियम बनाए जाते थे वो गवर्नर ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व था उसका। मीन्स केंद्रीय विधानसभा द्वारा जो निर्मित नियम था वो विधानसभा के प्रति वह गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे, न कि जो है केंद्रीय विधानमंडल के प्रति। लेकिन राज्य विधान परिषद के द्वारा जो नियम बनाए जाते थे उनमें जो है उनमें नियम बनाने का अधिकार दिया गया था। और वह जो है प्रांतीय, चूँकि प्रांत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था थी तो वहाँ पर प्रांतीय परिषद के प्रति उत्तरदायी होता था। तो इस प्रकार से 1909 का मिंटो वाले रिफॉर्म्स आया, जिन्होंने उत्तरदायित्व शासन की मांग तो दिया, लेकिन प्रांतीय स्तर पर दिया। लेकिन भारतीयों की मांग थी केंद्रीय स्तर पर प्रांतीय उत्तरदायित्व सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए। और कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसने भारत में आंदोलन को और अधिक तीव्र कर दिया। और इस मौके का लाभ उठा करके
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने आंदोलन को और तीव्र कर और अधिक बढ़ा दिया, क्योंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और इसमें भारतीयों ने आंदोलन को तेज किया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ अपना कदम बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया और उसमें भारतीय सदस्यों की भागीदारी को भी बढ़ाने का आदेश प्राप्त किया कि भारतीयों की शासन में अधिक से अधिक साहचर्य होना चाहिए। इन आर्थिक सुधारों से, इन सुधारों का महत्व, इसमें आर्थिक सुधारों को भी महत्व दिया गया। तत्पश्चात 1917 में जो मॉन्टेग्यू को ब्रिटिश संसद ने जो है भारत भेजा, जो भारतीय परिस्थितियों का अध्ययन करके भारत में आर्थिक सुधारों को बढ़ावा दे तथा भारत में भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीयों को और अधिक उनको साक्षर प्रदान किया जाए, इसकी वकालत शुरू किया। तो उन्होंने 1918 में मानफोर्ड सुधार की वकालत की, जो कि 1919 में जो है भारत सरकार अधिनियम के रूप में ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पेश किया। तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड सुधार, 1919 का अधिनियम बना, उसे मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड रिफॉर्म्स, या इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड, क्योंकि मॉन्टेग्यू was the Secretary of State for India, and at that time Lord Chelmsford was the Governor General of India, and the agreement, the reforms was done by the effort of Montagu, who was the Secretary of State for India, and the Chelmsford was the Viceroy of India, and both have tried to reform for the Indian citizens. भारतीयों के लिए उन्होंने सुधार की कोशिश की। भारतीयों में जो संतोष बढ़ रहा था ब्रिटिश शासन के प्रति, उसको सुधार करने की व्यवस्था थी और स्वशासन की शुरुआत हुई। उसी समय जो है स्वशासन की शुरुआत हुई भारत में। भारत जो है स्वशासन की तरफ बढ़ने लगा। तो इस समय मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड सुधार, जिसको 1919 का भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है, इसमें 3 स्तरों पर अध्ययन किया जाता है। केंद्रीय विधानसभा, जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा केंद्रीय विधानमंडल,
केंद्रीय विधानसभा तथा केंद्रीय परिषद विधान परिषद। तीसरा द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैधी केंद्रीय विधानसभा, क्योंकि भारतीयों की मांग थी कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, लेकिन इस रिफॉर्म्स ने उत्तरदायित्व की मांग को, भारतीयों की उत्तरदायित्व की मांग जो लागू किया प्रांतीय स्तर पर लागू किया, केंद्रीय स्तर पर लागू नहीं किया गया। और विषयों को जो विधानमंडल होती थी, इनमें जो है 134 सदस्य होते थे। 134 सदस्य नामित किए गए। 134 सदस्यों में से 104 का निर्वाचन होता था। 104 वाज इलेक्टेड मेंबर, और बाकी सदस्य जो थे वह नॉमिनेटेड होते थे। 104 सदस्य थे जिनका भी निर्वाचन होता था, और बाकी सदस्य नामजद किए जाते थे। और केंद्रीय विधानसभा द्वारा जो कानून निर्मित किए जाते थे, वह जो है उस पर गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था, क्योंकि जो कार्यपालिका थी वह गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थी, न कि केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थी। तो किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो केंद्रीय विधानसभा को दिया गया था, उस पर गवर्नर जनरल की अनुमति प्रमुख मानी जाती थी, और बिना इनकी अनुमति के भी कोई विषय नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन प्रांतीय परिषद के द्वारा केंद्रीय विधानसभा तथा केंद्रीय विधान परिषद, लेकिन केंद्रीय विधान परिषद के द्वारा प्रांतीय परिषद, केंद्रीय विधान परिषद के द्वारा भी कानून बनाया जाता था। दोनों सदन थे, विधानसभा तथा विधान परिषद। लेकिन प्रांतीय परिषदों के द्वारा जो नियम बनाया जाता था, वह जो है कोई प्रांतीय परिषद अगर होती थी, उस पर अगर नियम बनाया जाता था, तो प्रांतों में चूँकि उत्तरदायित्व शासन की व्यवस्था थी, तो वहाँ पर जो है नियम बनाने का अधिकार दिया गया था, लेकिन वह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती थी, वह केंद्रीय गवर्नर जनरल के प्रति तो उत्तरदायी नहीं था। और केंद्रीय विधान परिषद तथा विधानमंडल को दोनों को नियम बनाने का समान अधिकार था। विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों को समान अधिकार प्राप्त था नियम बनाने का, और किसी भी विषय पर दोनों नियम कानून बना सकते थे। और वह नियम हमेशा दो प्रकार की व्यवस्थाएं थी। केंद्रीय विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती था, प्रांतीय विषय पर प्रांत सरकारें कानून बनाती थी। लेकिन अगर कोई ऐसा विषय है प्रांतों के लिए भी केंद्र सरकार बना सकती थी, उसको कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। इस प्रकार से
द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। द्वैध शासन की व्यवस्था में प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। थैंक यू वेरी मच।